गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई में अपने सच्चे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि कल सीबीएसई अपनी रिजल्ट घोषित किया है, यानी 10th और 12th की। तो बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर 12th में इतना परसेंट है क्या करें, सर 12th में इतना परसेंट है क्या करें। तो उन लोग के लिए पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग को परेशान नहीं होना है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, परसेंटेज चाहे जो भी हो, बस आप लोग को फोकस के साथ जिस भी सेमेस्टर में जाते हैं, जिस भी ऑनर्स के साथ आप पढ़ते हैं, तो आपको JH एग्जाम्प्लेक्स विदाउट फ्री मतलब विदाउट कॉस्ट यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को पढ़ा रही है, पूरा हेल्प कर रही है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और सीबीएसई में जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी सेमेस्टर में जाते हैं, किसी भी ऑनर्स को लेकर आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम्प्लेक्स JH एग्जाम्प्लेक्स लेके आए, एकदम फ्री में पढ़िए और टेंशन नहीं लेना है। बस कंटिन्यू पढ़ाई करना है। रिजल्ट क्या है वो बस कागज में ही है, बस नॉलेज लीजिए। एक्चुअली मेरा नाम अंकुर कुमार राय हुआ और ये फर्स्ट क्लास होगी लॉन्ग आंसर की। बहुत बच्चे कमेंट करे थे सर कि क्वेश्चन लॉन्ग आंसर करवा दीजिए मेजर और माइनर पेपर का। मेजर बहुत सारे बच्चे कमेंट किए, जिसके खातिर मैंने ये फर्स्ट सीरीज लेके आया हूँ लॉन्ग आंसर का, मेजर और माइनर सेमेस्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी को आज हम लोग कम से कम कवर करेंगे 2 क्वेश्चन, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आज कवर करेंगे। अगर ये आप लोग पढ़ लेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक भी क्वेश्चन आप लोग का, ये 2 क्वेश्चन आप लोग से एकदम बिल्कुल बन जाए। आज जो टॉपिक है, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है भारत के बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं है कि संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। तो सबसे पहले मैंने देखा पूरा एनालिसिस की, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे पूरा जांच पड़ताल किया, उसमें से एक टू क्वेश्चन ये भी निकल के हम लोग के सामने आया है कि ये जो क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का क्वेश्चन जो है वो कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुई क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि आगे भी रिपीट हो जाए और सारे बच्चे को भी ये पता चल जाए कि संविधान की विशेषता है क्या, संविधान होती क्या, क्या आखिर ये विशेषता है। सब जानते हैं कि भारत में संविधान है, लोकतांत्रिक देश है तो संविधान है। अब इससे क्या होगा, ये पढ़ने के बाद आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगी कि संविधान होता क्या है और संविधान की विशेषता है। पूछ दिया कोई तो बताओ तो संविधान का विशेषता क्या है, तो नहीं बता पाइएगा। तो मैं आज ये क्लास में ये आप लोग को ये बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोग बता दीजिए कि संविधान की विशेषता क्या है। जिसमें से पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आप लोग संविधान भी समझ जाइएगा, संविधान की विशेषता भी समझ जाइएगा, और अगर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन अगर पूछे तो आप लोग ये उम्मीद करेंगे कि ये भी आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख सके और पेपर को आप लोग अच्छे से दे के आए। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। मतलब कि भारत का जो संविधान है उसकी विशेषता क्या है, उसी का विवेचना करने के लिए बोला है, जो कि आपका कम से कम एग्जाम में 5 नंबर या फिर 8 नंबर का क्वेश्चन देगा, 5 या 8 नंबर। अब लॉन्ग आंसर है तो लिखना पड़ेगा। हम बता रहे हैं सेमेस्टर के साथ साथ ये आपके लिए यूपीएससी लॉन्ग अगर आ गया लिखने वाला, यूपीएससी हमेशा बता रहे, रोज बता रहे हैं, जेपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के लिए भी काफी हेल्पफुल होगी ये क्वेश्चन। और कहीं ना कहीं पूरा सेमेस्टर के लिए जिसकी ऑनर्स पेपर है और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, उन लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाली है और आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्या बोलता है पहला क्वेश्चन कि भारत का संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। तो भारत का संविधान क्या है भैया, सबको पता है कि भारत एक संवैधानिक देश है, यानी भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश उसे कहेंगे जो संविधान के अनुसार चलेगा। अब जिसमें संविधान नहीं है या फिर उसमें राजतंत्र चलेगा या फिर मोनार्की डिक्टेटर तानाशाही चलेगा। तो सबको पता है कि भारत एक संवैधानिक देश है। क्या बोलता है संविधान, भारत का संविधान को अगर हम लोग देखेंगे तो संविधान विशेष कानून सूचित वाला लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं का दस्तावेज है। हम लोग को अपने संविधान पे विश्वास है, संविधान पे हम लोग, संविधान है भैया तो हम लोग सुरक्षित हैं, संविधान है तो हम लोग के पास अधिकार है। देश के बाकी सभी कानून और रीति रिवाजों को वैध होने के लिए इसका पालन करना होगा। अगर हम लोग देश है भैया तो हम लोग को अपने कानून को यानी अपने संविधान को मानना होगा।
अगर हम लोग अपने संविधान को नहीं मानेंगे तो हम लोग देशद्रोही कहलाएंगे, हम लोग आतंकवाद कहलाएंगे। इसीलिए बोला है कि इसका पालन करना होगा। हम भारतीय हैं तो संविधान का पालन करना होगा। और क्या बोलता है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं। मेरे क्लास में आए बच्चे की सर पूछ दिए क्वेश्चन खड़ा होकर, बताओ तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो सर 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949 रट रहा है, लेकिन उन लोग को पता नहीं है सेमेस्टर हो कोई भी सेक्टर में हो कि संविधान लागू कब हुआ। तो हम लोग बोलेंगे 26 जनवरी 1950। पहला ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा भी बता देगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब क्या बोलता है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची और 22 हिस्से थे। ये जब हमारा संविधान बना उस समय की बात यहां कर रहे हैं। जब संविधान बना 1950 की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जब संविधान बना तो उसमें कितने अनुच्छेद थे भैया? 395। अनुसूची कितनी? 8। और हिस्सा कितना? तो 22 हिस्से थे, 22 भाग जिसको बोल सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? जब संविधान बना तब यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे लंबा संविधान पूछ दिया, दुनिया का सबसे लंबा संविधान भारत, दुनिया का सबसे लंबा संविधान भारत। क्लियर है? जब संविधान बना कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूचियां थी? 98 अनुसूचियां थी। कितने भाग थे? 22 भाग थे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? अब देखिए वर्तमान हम लोग यानी आधुनिक वर्तमान समय में भारत के संविधान में 465 से अधिक अनुच्छेद जो 25 भाग और 12 अनुसूचियां में लिखे थे। अब क्या हुआ? बढ़ गया, सारा चीज बढ़ गया, अनुच्छेद बढ़ गया, भाग बढ़ गया और अनुसूची बढ़ गया। काहे कि लिखित संविधान है, तो इसीलिए तरह तरह का संशोधन हुआ भारत में, बहुत सारा संशोधन हुआ, बहुत सारा नियम बदले, बहुत सारे नियम बने, बहुत सारे कानून बने। अब कानून बनाने के लिए संशोधन हुआ, इतना सारा संशोधन हुआ कि हमारा टोटल जो अनुसूची, अनुच्छेद और भाग थे वो भी बढ़ गए। कोई दिक्कत? तनी सुन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख दिया यहीं पर, क्या लिखा देखिए, समय समय पर संविधान में कई संशोधन किए। बताएं अभी समय समय पर संविधान में कई बदलाव किए, कई संशोधन किए, इसलिए अनुच्छेद, अनुसूची और भाग बढ़ गए, कई संशोधन किए गए। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन 1976। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए सबसे ज्यादा संविधान में बदलाव या फिर संविधान में संशोधन कब हुआ, तो आप लोग बोलिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हमारे भारत के संविधान में बहुत सारे संशोधन किया गया, जिसके कारण अनुच्छेद, अनुसूची और भाग भी बढ़ाई गई। यहां तक कोई दिक्कत? सबसे इंपॉर्टेंट आपका था यही 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अब ये था आपका कुछ संविधान की बात, ये थी आपकी कुछ भारतीय संविधान की बात। अब कहेंगे कि सर संविधान तो हम जान गए, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? हर किसी ना किसी में कुछ विशेषता जरूर होती है, आप में भी होगी, मेरे में भी होगी। हर किसी ना किसी में कुछ कमी जरूर होती है, आप में भी होगी और मेरे में भी होगी। देखते हैं कि संविधान का विशेषता क्या है। संघ और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान है भैया। संघ यानी केंद्र और राज्य यानी राज्य, दोनों के लिए संविधान एक ही है। राज्य अपना संविधान नहीं चला सकता और केंद्र अपना संविधान नहीं चला सकता। संविधान एक है, भारत का संविधान एक है, चाहे राज्य का हो, चाहे केंद्र का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे प्रधानमंत्री का है, दोनों पे एक ही नियम लागू हमारा संविधान करेगा। भारत का संविधान एक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ और राज्य दोनों ही के लिए एक, अभी बताएं, संघ यानी केंद्र और राज्य यानी राज्य, दोनों के लिए संविधान कितना? एक। ठीक है। संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आदर्शों के सम्मिलन को राष्ट्रवाद
एकता, हम लोग एकता से रहते हैं। संविधान में लिखा गया राज्य हो केंद्र हो सबको एकता के साथ रहना है। कोई बंटवारा नहीं करेगा कि हम आपको अलग संविधान बांट दिए, हम लोग अपना संविधान बांट दिए, नहीं, संविधान एक है। एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद के को संविधान में बदलाव करने की शक्ति प्रदान है। अब देखिए, भारत की सरकार का नाम संसद, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की सरकार का नाम संसद, और संसद को ये अधिकार प्राप्त है एकल यानी इकलौता यानी अकेले। एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद को संविधान में बदला, संविधान बदल दिया, 370 हटा दिया। संविधान में बदला कौन हटाया? संसद ने हटाया। कि चंपा सम्मुख में हेमंत सोरेन ने हटाया? नहीं, कौन? केंद्र सरकार हटाई सर 370, मुख्यमंत्री नहीं हटाया 370। तो अकेलौता वही आदमी होता है जो संविधान में संशोधन करता है। किसके पास होता है वो अधिकार? संसद के पास होता है। हम मुख्य विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद क्या बोलता है कि यह संसद को नए राज्य के गठन या मौजूदा राज्य को समाप्त करने या उसकी सीमा में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता। अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद जब आप पढ़िएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 यही कहता है कि संसद को अधिकार नया राज्य बना दिया, तेलंगाना नया राज्य बना दिया, झारखंड नया राज्य बना दिया, बिहार उड़ीसा सब अलग कर रहा है ना, नाम बदल दिया, प्रयागराज कर दिया, कुछ नाम चेंज कर दे रहा है, तो किसको अधिकार प्राप्त है? संसद को अधिकार प्राप्त है, ना कि राज्य को अधिकार प्राप्त है। नाम चेंज कर दिया, देश को, राज्य को काट के नया राज्य बना दिया, दोनों राज्य जोड़ के एक राज्य बना दिया, जो केंद्र शासित था उसको राज्य बना दिया, जो राज्य था उसको केंद्र शासित बना दिया। किसके पास अधिकार है? तो ये हमारा संसद के पास ये अधिकार दिया गया है। संसद यानी केंद्र सरकार, ना कि राज्य सरकार। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। क्या ये हम लोग देखें कि जो संविधान है वो राज्य और केंद्र दोनों के लिए एक है। आगे क्या बोलता है? संविधान के स्रोत, क्या क्या संविधान के स्रोत हैं? देखिए क्या बोलता है। भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से प्रावधान उधार लिया है। दे रहे मतलब हर एक बोला जाता है कम से कम 70 देशों को हम लोग घूमे हैं, तब हम लोग को जो जो देश का संविधान अच्छा लगा है उससे उधार मांग लिए हैं कि देना अपन देश वाला हमरा अच्छा लगला, अपन देश में लिखो, तू देन रे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उधार मांग रहे हैं। तो वही बोल दिया है कि विभिन्न देशों से प्रावधान उधार किए गए हैं। उधार ले लिया, अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, अफ्रीका से, ये सब से मिला के हमारा संविधान बना है। तो ये सब घूमे तब ना हमको अच्छा लगा, तो उधार ना मांगे। तो वही बोलता है कि कई देशों से हमारा संविधान उधार लिया गया, बनाया गया, उधार लेके हम अपने संविधान को बनाए हैं। ठीक है, और देश की उपायुक्ता और जरूरतों के लिए लिहाज से उसमें संशोधन किया। भैया बदलाव, नहीं पसंद आया बदल दो, पसंद आया रख लो, नहीं पसंद आया बदल दो। संशोधन मतलब बदलाव, कोई दिक्कत नहीं। किया है भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग। भारत, देखिए हम शायद लेक्चर 1 क्लास 1 जब हम पढ़ाए होंगे आप लोग का एमडीसी पेपर, उसमें बताए थे भारत शासन अधिनियम 1935 कि जब हमारा देश में संविधान, अरे संविधान तो आपका बन गया 1950 में, संविधान बन के लागू हो गया, लेकिन 1950 से पहले देश चल रहा था ना। तो कौन से अधिनियम? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया, मतलब जितना भी शासन चल रहा था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही चल रहा था, जिसमें से 275 उस समय अनुच्छेद थे और कितने संभाग थे वो हम लोग आगे डील करेंगे जब हम लोग सेमेस्टर 2 में अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आएगा, क्वेश्चन आना ही है। संविधान की विशेषताओं को लिखे, अब विशेषता भी पता चल जाएगा और कहीं ना कहीं आप लोग को भी पता चल जाएगा कि विशेषता क्या है। क्लियर है? तो जब संविधान नहीं बना था तो हमारा जो देश चल रहा था वो संविधान संशोधन संविधान भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के तहत चल रहा था। सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान यूनाइटेड किंगडम से, हम बताएं उधार लिया भैया, उधार ले लिया है। तो किससे? सरकार की संसदीय प्रणाली। देखिए हमारा भारत का सरकार जिसका नाम है संसद, वो कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। ये लिया है कि भारत में एक सरकार होगा जिसका नाम संसद होगा। उधार ले लिए किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन, हाँ तो हमरा अपन सरकार के नाम देने का संसद देना हमरा अच्छा लगल तो ब्रिटेन ले ले।
तो वही बोला है संसद कहां से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं और क्या विशेषता है सर। ये दो विशेषता हम लोग देखे, क्या देख रहे हैं, संविधान की विशेषता। अब क्या बोला है, कठोरता और लचीलापन। अभी सर लचीला मन थोड़ी कि हमारा संविधान नाचते रहेगा, लचीला है, फ्लेक्सिबल होगा थोड़ी कि लचीला है तो लचीला हम लोग किसको बोलेंगे, जो नाचते रहेगा, जिसका हड्डी नहीं होगा, जो फ्लेक्सिबल होगा उसको लचीला। तो हमारा संविधान फ्लेक्सिबल थोड़ी है सर। तो लचीला किस लिए बोला, कठोर किस लिए बोला, देखिए क्या बोलता है, भारत का संविधान न तो कठोर है और ना ही लचीला है, क्या है, दोनों है। पत्थर जैसन कठोर भी ना है और फ्लेक्सिबल जैसन बिना हड्डी वाला आदमी जैसन लचीला भी नहीं है। तो कैसा है, कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। मतलब कि अगर हम लोग संविधान में बदलाव करना चाहते हैं तो उसमें विशेष प्रक्रिया की जरूरत होती है, इसलिए हमारा संविधान कठोर है। क्या है, अच्छा संविधान संशोधन करना है तो इतना आसान बात ना हो संशोधन करना, इसके लिए कुछ प्रावधान करना होगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको अमेंडमेंट के लिए, संशोधन के लिए, तो इसीलिए जरूरी प्रक्रिया है, इसीलिए वो कठोर है। संविधान संशोधन करने का प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें जरूरी प्रक्रिया को करना है, बहुत हार्ड है उसको चेंज करना, इसीलिए वो कठोर है। जबकि लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जाए, कोई दिक्कत करने कर, अगर हम आसानी से कर दिए तो लचीला, और थोड़ा सा संशोधन करने में तकलीफ महसूस हो रही है, थोड़ा अधिक ज्यादा टाइम लग रहा है, प्रावधान किया गया है, ज्यादा प्रक्रिया करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका भारतीय संविधान कठोर है। कठोर समझ लिए, लचीला समझ, कठोर संविधान में संशोधन सर, संशोधन करने का जो प्रक्रिया वो लंबा होगा इसीलिए कठोर है, और लचीला तुरंत हो जाएगा, फट से हो जाएगा, चुटकी बजाते हो जाएगा, तो लचीला हो गया। यानी भारतीय संविधान कठोर और लचीला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य, मारो रे, हिंदू है मारो रे, मुस्लिम है मारो रे, तो हम लोग हिंदू मुस्लिम भारत में कर रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम भारत में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हमारे संविधान में किया गया है, कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब सभी धर्म के साथ, सभी धर्म के लोग एक साथ हमारे भारत में रहते, सभी तरह के धर्म लोग रहते हैं भारत में। क्या बोलता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों के देश में समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दूसरे धर्म के लोग हैं, सभी को एक समान सुरक्षा मिलेगा, एक समान संरक्षण मिलेगा। इसके अलावा सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराएगी। ये जिम्मेदारी सरकार को दी गई है कि सभी के साथ एक समान व्यवहार करो, सरकार की जिम्मेदारी है। उच्च नीच कभी मत करना सरकार, अगर सरकार उच्च नीच कर देगी तो हमारा संविधान में कहीं ना कहीं, संविधान को कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचेगा, यानी कहीं ना कहीं संविधान बनाने वाले जितने भी क्रांतिकारी है सबको बोलेगा कि ऐसा तो संविधान में है नहीं, लेकिन इन लोग ऐसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है उसकी बेइज्जती होगी। इसीलिए इसका मेन दायित्व दिया गया हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे सरकार को, कि सबके साथ समान व्यवहार करना। ठीक है, ये समझ लिए हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, भारत में संघवाद। अब संघवाद का संघ बता रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं लेक्चर 1 देखिएगा एमडीसी पेपर का, संघवाद हम लोग पढ़े, यानी ग्रुप। क्या बोलता है, भारत के संविधान में संघ केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। केंद्र सरकार को अपना सत्ता है, राज्य सरकार का अपना सत्ता है। राज्य सरकार अपने राज्य में जो मन चाहे वो कर सकते, लेकिन संविधान के अधीन होकर, संविधान के अंदर। केंद्र सरकार अपने मन चाहे जो भी वो कर सकते, बदलाव कर सकते, जो भी आवश्यकता है वो कर सकते देश में, लेकिन संविधान के अधीन होकर, संविधान के अंदर होकर। तो वही बोला है कि भारत में संघवाद यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा हो गया, यानी शासन का बंटवारा, केंद्र सरकार का शासन अपने पास, राज्य सरकार का शासन अपने पास। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भारत में संघवाद अच्छे से समझ में आ रही होगी। यह संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता भी बताइए भैया, संविधान कठोर हो, संविधान की कठोरता, लिखित है, सबसे लंबा संविधान लिखित संविधान है, 2 सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका
और संविधान के वर्चस्व को भी पूरा करता है, इसलिए भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है। 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों सदन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक तो क्वेश्चन है कि सर हम लोग पढ़े हैं सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेकिन यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन एक स्टूडेंट का था, कमेंट किए थे सर इसका मतलब क्या होता है। तो सुनिएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है जिसपे न राज्यसभा, न लोकसभा, न राष्ट्रपति यानी न विधायिका, न कार्यपालिका उनके कार्यों में यानी न्यायपालिका का कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि न्यायपालिका वो अपने फैसले लेने में स्वतंत्र है, किसी पे उसका दबाव नहीं है, वो स्वतंत्र है, जो मन करेगा वो फैसला दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम लोग स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान का वर्चस्व को भी पूरा करता है, यानी संविधान के ताकत को भी पूरा बनाने में इन लोग लगा रहता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों है भैया, तो तीनों संविधान के अनुसार ही ना काम करेगा, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं, इसलिए भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र, संघ है भैया, संघ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों मिल गया तो तीनों का हो गया, ग्रुप बन गया। अब ग्रुप बन गया यानी संघ बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आप लोग को लिखना होगा और थोड़ा सा समझना होगा। चलिए हम ये मानते हैं कि आप मेरे लिखे हुए को नहीं लिख पाइएगा, लेकिन मेरी सुने हुए बातों को तो लिख सकते हैं कि ना अंकुर सर ऐसे बोलो, ऐसे होगा संघीय सरकार, ऐसा होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये आप कहीं ना कहीं दिमाग में अगर आपका रहेगा तो आराम से आप लोग आंसर इसका जवाब दे सकते हैं कि संघीय सरकार क्या है, विशेष अधिकार क्या है, प्रस्तावना यानी हमारे संविधान का अधिकार क्या है, विशेषता क्या है। अच्छा अंकुर सर ऐसे बोले थे, इसने लिख, क्लियर है। चलिए अब देखिए सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी सरकार का संसदीय स्वरूप क्या है। हम पहले भी बताएं कि भारत का जो सरकार है उसका नाम संसद है, इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। तो उसका संसदीय स्वरूप कैसा है, देखिए कैसा है उसका स्वरूप। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है, भारत में 2 सदन, पिछले बार बताएं 2 सदन, राज्यसभा, लोकसभा, निम्न सदन, उच्च सदन, 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा वाली विधायिका है भैया, ये दो राज्यसभा और लोकसभा, ये हम लोग का विधायिका का कार्य करती है। संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारिणी अंगों के शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। देखिए क्या है, सरकार के संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारिणी अंगों के शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, न राज्यसभा में अंतर है न लोकसभा में अंतर है। जो भी नियम कानून बनाएगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर बनाए, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। भारत में सरकार का मुखिया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अरे ऑप्शन में भी दे देगा कि भारत के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो लोग राष्ट्रपति मार के आ जाते हैं और पूरा गदगद की मार दलियो राष्ट्रपति 1 नंबर, और घरे लोग 1 नंबर जोड़ लेते कि ना 1 नंबर अधिक आए थे, 100 में से 101 आए थे, जो कि गलत मार के आते हैं। भारत में जो सरकार की जो मुखिया होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, वो मेन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा से पूछ दिया, अरे बच्चा नहीं बता पाया इसलिए तो कमेंट किया, तो बच्चा से कहीं ना कहीं नहीं बता पाया होगा, लेकिन जो कमेंट किए वो बच्चे भी बता देंगे नहीं, भारत के जो मुखिया होते हैं, जो भारत का जो सरकार होता है, जो सरकार का मुखिया होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब जाकर पूछिए सर पढ़ के आए, अब जाकर आराम से बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। भारत में एकल नागरिकता, यहां सिर्फ एक ही नागरिक है, सिर्फ भारत के, ना कि राज्य के। कहां के नागरिक, हम भारत के रहने वाले हैं। भारत की बात बताता हूं, भारत का रहने वाला हूं, यही थोड़ी बोल रहे कि हम झारखंड के रहने वाले हैं, नहीं, भारत का रहने वाला हूं। वो यही बोलता है कि एकल नागरिकता, कि आप जिस देश में हैं उसी की नागरिकता मिलेगी, ना कि राज्य की नागरिकता मिलेगी। भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य का वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तू ही राज्य की, तू ही राज्य की, तो से भेदभाव ना करो, तो बिहार से लिए, पटना से लिए, मुंगेर से, कहां
माने अलग अलग राज्य से अगर झारखंड आता है तो उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे कि हम भारत के निवासी हैं, ना कि हम बिहार के निवासी हैं, ना कि हम झारखंड के निवासी हैं, मैं भारत का रहने वाला हूं, डायरेक्ट। वही है एकल नागरिकता, भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत में किसी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने और कुछ स्थान को छोड़कर भारत के सीमा के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार, कहीं भी चल जाओ। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते थे, जा सकते थे, नहीं रह सकते थे, ब्याह नहीं कर सकते थे तो लड़की से, वहां जमीन घर जमाई नहीं बन सकते थे। लेकिन अब संसद को अधिकार क्या हुआ, संविधान में संशोधन कर दिया। क्या कर दिया कि बाबू रे, हाँ तू भी जो और कश्मीर के लड़की से शादी कर, कश्मीर के लड़की से शादी कर, कश्मीर में लेके होकर घर के सामने घर बनो, तुम्हारे घर के सामने मैं घर बनाऊंगा। पहले नहीं था, लेकिन अब ये गाना बोलेगा, बोल सकते हैं कि कश्मीर में हम रह के उनके घर के सामने घर बनाऊंगा। संसद अधिकार दे दिया, बनाइए घर, कीजिए कश्मीर के लड़के से शादी, हुए रहिए, जमीन लीजिए। तो ये सब पहले नहीं था, लेकिन संसद को अधिकार प्रदान हो गया और संविधान में बदलाव कर दिया। नहीं, अब भारत लोग भी रहेगा कश्मीर में, उन लोग को अधिकार है घूमने का, उन लोग का अधिकार है वहां रहने का। क्यों, भारत भी, कश्मीर भी कहीं ना कहीं भारत का अंग है। चलिए, उम्मीद करता हूं एकल नागरिकता आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, एकदम अच्छे से, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। बताएं, स्वतंत्र न्यायपालिका भैया का में कोई दबाव ना, न राज्यसभा में, न लोकसभा के, न राष्ट्रपति, कोई दबाव ना। ये न्यायपालिका जो चाहेगा सो करेगा, कोई उसको धमका नहीं सकता, कोई उसको धमकी नहीं दे सकता है, जो मन में आएगा सो करेगा। क्या करेगा भैया, भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कहां है, दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, इससे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार है। झारखंड के हाईकोर्ट को धमकी दे रहे, बच्चे भी ज्यादा हाईकोर्ट को धमकी दे रहा है, तो इसकी किसको पावर है, सुप्रीम कोर्ट को। जितने भी उच्च न्यायालय है सबको अपने अधीन यानी अपने अंदर रखेगा कौन, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सभी न्यायालय, जितना भी न्यायालय, छोटा मोटा बड़ा जो भी है, सबके किसके अधीन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। जैसे भैया उच्च न्यायालय आगला रांची, जिला अदालत आगला हजारीबाग, और निचली अदालत चला आ गया, अदालत का स्थान है भैया। हर जगह जगह पे 2-3 गो अदालत होती है, सिविल कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है और हाई कोर्ट होती है। ये तीनों कोर्ट में किसके अधिकार, सबका बाप सर्वोच्च न्यायालय। जितना भी उच्च न्यायालय हो सबका बाप सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब क्या बोलता है, किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए, जैसे कि जजों के कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की निर्धारण। अब इसमें भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका के लिए कुछ ना कुछ जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। क्या किया गया है, जजों की नियुक्ति। चलिए, जजों की नियुक्ति है, उसके बाद कार्यकाल के कितना साल तक वो काम करेगा, कब रिटायर करेगा, कितना उसको पैसा मिलेगा, कितना उसको क्या क्या डिमांड पूरा किया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में कुछ ना कुछ लिखा गया है। हाँ, ये मान रहे स्वतंत्र है, किसी का वो नहीं सुनता है, लेकिन उसके भी कुछ लिमिट्स हैं, उसके भी कुछ लिमिट्स है। वो भी काम करेगा ना भैया, तो संविधान के अंदर काम करेगा, हाँ, लेकिन उसको रोक टोक कोई नहीं करेगा। कोई दिक्कत तनी सुन भी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहीं आप लोग तत्व लिखा मिलेगा, कहीं आप लोग को सिद्धांत लिखे हुए मिलेंगे। क्या बोलता है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या बोलता है, संविधान के भाग बताए हैं, कितने भाग अभी प्रेजेंट में, तो 22 भाग। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 50 में राजनीति निदेशक के सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं, कोई नहीं धसा सकता कोर्ट को।
क्यों? क्योंकि राज्य की नीति निदेशक तत्व राज्य की कल्याण की बात करती है, लोक कल्याण की बात करती है। अनुच्छेद 36 से 50 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों को कल्याण करने की बात है, इसलिए इसके लिए न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है। कि अरे आपके कल्याण का बात है, आप कहाँ झूठो केस कीजिएगा, कल्याण का ना बात सरकार कर रही है, मार हाथ के गोड़ हाथ नहीं ना तोड़ रही है। तो अरे प्रशासन व्यवस्था वो अलग है, लेकिन जो 36 से 50 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है या फिर सिद्धांत है, वो आपके कल्याण करने की बात हो रही है। जब आपको सुरक्षा मिल रहा है तो फिर कोर्ट कहे जाइएगा। वही लिखा है कि चुनौती नहीं दी जा सकती है, जो कि मोटे तौर पर समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादिता में वर्गीकृत है। सब है, समाजवादी हो भैया, गांधीवादी है, ये सब मिल के रहेंगे तो हम लोग कोर्ट को चुनौती नहीं दे सकते हैं। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं आप लोग को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से लिया गया है? ये आपका आयरलैंड से लिया गया। अभी हम बताएं भैया दे देने तोर वाला संविधान हमारा बड़ी अच्छा लगलो है, हम अपना संविधान में लिखेंगे तो इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। 1 नंबर में भी आएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? लोक कल्याणकारी का बात कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। कौन से भाग में किया गया है? भाग 4 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? मौलिक कर्तव्य। हम लोग का मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य है, देखिए मौलिक कर्तव्य इन्हें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब? 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। मतलब कि मौलिक कर्तव्य 1976 में हमारे भारत के संविधान में शामिल किया गया है। इसका इस उद्देश्य के लिए एक नया हिस्सा चेंज हो रहा है, भाग जुड़ रहा है, हिस्सा जुड़ रहा है, संविधान जुड़ रहा है, अनुच्छेद जुड़ रहा है, अनुसूची जुड़ रहा है। इस एक नया ऐसा भाग 4A बनाया गया। कौन सा भाग? भाग 4A बनाया गया और अनुच्छेद 51A के तहत 10 अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। यानी मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य का मतलब है कि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये सारी ड्यूटी करनी होगी। मौलिक कर्तव्य टोटल कितना? 11 के तहत 11 कर्तव्य शामिल किए गए हैं। यह प्रावधान नागरिकों को इस बात की याद दिलाता है, अभी वही बतिया बताएं कि अधिकारों का उपयोग करने के दौरान उन्हें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक है तो आपके भी कुछ न कुछ कर्तव्य है। कितने कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य 11। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया, जो वर्तमान में 11 हम लोग को ड्यूटीज दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको इंग्लिश में आप लोग बोल सकते हैं। मैं आप लोग को एक बार याद दिला देता हूं, JH एग्जाम्प्लेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सारी चीज फ्री में दे रही है। सारा चीज, नोट्स, नोटिस, लेक्चर, सारा चीज, जितने भी रिव्यू के नोटिस 1 मिनट पहले लो तुरंत आप लोग को मिल जाएगा। अरे आज ही आया, अरे दे दो बच्चे को तुरंत, मात्र 1 रुपए में भी नहीं, मात्र 0 रुपए में। क्लियर है? अब जल्दी से आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाइए और नोट्स, लेक्चर, सारा चीज आपको लिंक में नहीं, लेक्चर तो आपको यूट्यूब में और जितने भी नोट्स और नोटिस सब आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से दिया जा रहा है। जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MDC का पेपर का लेक्चर 1 में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्या बोलता है? मतलब भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता और आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं। कोई भेदभाव करेगा? हम संघी हैं, दातून बेचते हैं, जंगल में रहते हैं, तो हमरे तो वोट देना है। हम नहीं चल पा रहे हैं, हम लंगड़ा हैं, तो हमरो तो उठा के प्रशासन ले जाता है वोट देवावे ले। हम सुतले रहते हैं, जिंदा हैं, लेकिन वोट देना दे रहे हैं ना। यहाँ थोड़ी देख रहा अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति भेदभाव, कोई भी भैया, कोई भी
भारत में ही 18 साल है, वोटर आईडी बनता, वोट देवे जाना है 20 तारीख को वोट देना। कैसे भी स्थिति हो 20 तारीख को आप लोग वोट दीजिए। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वंश नहीं, कोई उच्च नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सबको वोट देने का अधिकार है 18 साल के बाद। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सामाजिक असमानताओं को दूर करता है। जो समाज में असमानताएं फैल रही उसी को दूर करती है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, और सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है। और भैया सभी नागरिक को ये राजनीतिक में पूरा समानता बनाए रखना, राजनीतिक में पूरा समानता बनाए रखना, ये अधिकार हम लोग को सार्वभौम वयस्क मताधिकार उपलब्ध कराती है। मैं उम्मीद करता हूं कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट लेक्चर एमडीसी पेपर का फर्स्ट लेक्चर आपको इसी लिंक में इसी चैनल पे आपको दिया गया है, जो आप उसको जाके देख सकते हैं। तब आपको हम क्या बोले कि मेरी हर एक क्लास पिछले क्लास पे ही कहीं ना कहीं डिपेंड होती है। चलिए आगे देखते हैं। आपातकाल के प्रावधान, हमारे भारतीय संविधान में आपातकाल का भी प्रावधान किया गया है। आपातकाल का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। अब सर आपातकाल होता क्या है सर, देखते हैं क्या बोलता है सर। देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ कदम उठाने का अधिकार है। राष्ट्रपति को कुछ कदम लड़ाओ, शासन लगा, सरकार गिर शासन लगा, पैसा कमी हो गया शासन लगा, सरकार गिर गया शासन लगा, अरे विद्रोह होने वाला जो है शासन लगा। तो कहीं ना कहीं आपातकाल का सब कानून है, काम है जो राष्ट्रपति को लगाने का अधिकार है। मान के चलिए अभी हमारी सरकार गिर जाएगी तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा अनुच्छेद 356 के तहत। मान के चलिए पाकिस्तान हो या पाकिस्तान छुटा है, पाकिस्तान का पर चाइना हो, हम लोग पे अटैक करने वाला है, तो क्या पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, पूरे देश में आपातकाल लग जाएगा? सर पैसा कमी हो गया, राज्य में कमी हो गया, आपातकाल लगा 360 के तहत। तो कहीं ना कहीं ये जो आपातकालीन की व्यवस्था हम लोग की सुरक्षा के लिए ही व्यवस्था है, वो भी हम लोग के संविधान में की गई है। और जिसको किसको दिया गया अधिकार? राष्ट्रपति को दिया गया है। आपातकाल लगा दिए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। भैया हमारे राज्य में पैसा ना हो, क्या हो? पैसा ना है, राज्य सरकार हो के पैसा नहीं है, नहीं है तो मतलब हम है, तो हम किसके अधीन? केंद्र सरकार के अधीन। काहे? आपातकाल लगल है, पैसा के कमी है। किसका पैसा? तो पैसा कौन देगा? केंद्र सरकार देगा। तो हम किसके अधीन हो गए? केंद्र सरकार के। पूरा पैसा था, पूरे मजा लिया, पैसे खत्म। अब कहां जाएंगे? केंद्र सरकार के पास पैसा मांगने। क्लियर? तब हम किसके अधीन? केंद्र सरकार के अधीन। राज्य किसके अधीन? केंद्र सरकार के अधीन। कोई दिक्कत? तनी सुन भी, तनी बोले ना, दिक्कत होगा पूछना है, डॉट भी दिक्कत होगा तो पूछना है, ठीक है? वही बोला है भैया, अधीन हो जाते हैं जरूरत के अनुसार। आपातकाल देश के कुछ हिस्से या पूरे देश में जरूरत पड़ेगा तो पूरे देश में आपातकाल लगा देगा। काहे? चाइना अटैक कर देगा तब सब मर जाएगा, आपातकाल लगा रहे, बंद करेंगे, खिड़की बंद कर रहे, आपातकाल लग रहा है। यही बोलने का मतलब है आपातकाल के प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। इस प्रकार भारत का संविधान सबसे नीचे स्तर, जमीनवा सबसे नीचे स्तर पर लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में खड़ा है। जमीनी स्तर से पूरा हम लोग का जमीन जो है वहां से हम लोग का संविधान खड़ा है, सबके लिए, सबके लिए पूरा जमीन से आपको उठाएगा। ग्राउंड फ्लोर जिसको बोलते हैं। इन शक्तियों और अधिकारों को कमजोर पड़ने के किसी भी संभावना को देखते हुए संविधान के संरक्षण के रूप में काम करने, संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यकारी अधिनियम को रद्द करने और इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। किसी भी जरूरत में काम पड़ जाए तो सबके लिए कौन सा काम भैया? देखो, अधिकारों का कमजोर पड़ने की,
संभावना को देखते हैं संविधान के संरक्षण के रूप में। संविधान का संरक्षण हम सब एमसीक्यू में बताए हैं। संविधान का संरक्षक कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय। एमसीक्यू पेपर मेरा देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने आई थिंक 25 से 26 क्वेश्चन करवाए हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी करवाया गया था कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अब यही सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी? चलिए अब हम लोग पढ़े फर्स्ट क्वेश्चन, यानी संविधान की विशेषताएं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि तनी सुन भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे क्लास में। हम क्या बोले कि आप मेरे क्लास में कितना पढ़े न पढ़े, कि एगो एग्जाम छोड़ के आए, कहां से रिटायर होकर आए, मतलब ना, हमारा मतलब है कि तू हमारे क्लास में ही तो तोरा हम ए से पढ़ेबो। कोई चीज पढ़ेबो ए से। बोलो बच्चों ए, तो आप बोलिएगा ए। क से पढ़ाएंगे, बोलो बच्चों क, तो आप बोलिएगा क। 0 से पढ़ाएंगे, उसके बाद 1 2 पर सिखाएंगे मेरे क्लास में, एकदम ग्राउंड फ्लोर से। क्लियर? चलिए अब एक तो बच्चा का कमेंट था, शायद नाम भूल रहे, कोई बच्चा था कि उसको राष्ट्रपति नहीं समझ के, सर राष्ट्रपति है क्या? राष्ट्रपति कैसे बनाया जाता है? अरे राष्ट्रपति तो हम आपातकाल लगा के, लेकिन है क्या? पूछ दिया था कोई क्वेश्चन, हम याद नहीं आ रहा है किन्हीं का कमेंट था कि सर राष्ट्रपति के बारे में बताइए ना सर। तो हम सोचे कि राष्ट्रपति के बारे में सिंगल को नहीं, हम सबको बता दे। और ये कहीं ना कहीं आपका 2 या 3 बार, आई थिंक 2019, 20, 21 लॉकडाउन के समय में, 22, 23, हाँ उससे पहले, मतलब ये जो क्वेश्चन है 4 से 5 बार रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हम क्या इसको उठा लिए? अब उठाने का मतलब है कि फिर से पूछ देगा, तब फिर ऐसे कीजिएगा, मुड़िया खुजवाइएगा, ढिलवा नहीं। अब क्या हम सोचे कि नहीं, उसको बताने से अच्छा है कि सबको बता दो, और कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में आएगा तो इसको लिख देना है कि राष्ट्रपति होता कैसे, चुनाव कैसे किया था, इसके पास क्या क्या अधिकार है, इसको क्या क्या शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति भी क्लियर हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो मेरा क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों और कार्यों का वर्णन करे कि का राष्ट्रपति काम करेगा और का ओकरा शक्ति देवल गया है हमारे भारत के संविधान में। देखिए क्या बोलता है। पहले है राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, इंग्लिश में पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना है, तो सबको पता है कि हमारा भारत क्या है, दुनिया का सबसे लिखित लंबा संविधान है और सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। और भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे अधिक सर्वोच्च पद में, सबसे हाई लेवल का पद, सबसे हाई लेवल का पोस्ट राष्ट्रपति। क्लियर है? भारत में सबसे ऊंचा पद जो माना जाता है, सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का माना जाता है। सर्वोच्च का अर्थ होता है सबसे बड़ा। सर्वोच्च का अर्थ क्या होता है? सबसे बड़ा पद। भारत में सबसे बड़ा पद किसका? राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति का। इसलिए हमारे देश भारत में राष्ट्रपति के पास बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिकार व शक्तियां देती है, यानी होती है। इसलिए हमारे देश के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां और अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो सर्वोच्च पद होता है, हाई पोस्ट होती है आपके देश की। बोला जाता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन? पूछ दिया क्वेश्चन, वीवीयू डाल दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन डाला 1 नंबर में कि बताओ बच्चों, देश का प्रथम नागरिक कौन? 4 गो ऑप्शन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा। के हो सर? भुला गया? अब हम याद दिला देते हैं कि देश का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पद होता है वो सबसे ऊंचा पद होता है, इसीलिए उनको कुछ अधिकार और शक्तियां भी दी गई है। जैसे आज हम आपको इस लेख के द्वारा, मतलब आज हम इसी में आपको राष्ट्रपति की पावर और शक्तियां को बताएंगे। पहला है भारत के राष्ट्रपति। अब थोड़ा सा इसका परिचय देखते हैं भैया कि इनके कार्य क्या है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, और भी इत्यादि बहुत कुछ। देखिए पहले क्या बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति का परिचय। चलिए थोड़ा सा, चलिए क्या है परिचय? कि भारत में राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद, अभी बताया, हाईएस्ट रैंक,
सर्वोच्च पद होता है। जैसे एक कप्तान एक पूरी टीम का नेतृत्व है। कैप्टन तू, हम कैप्टन है, तुम बैटिंग नहीं, तुम बॉलिंग नहीं, तो हम जो बॉलिंग से करेगा तुम, तो कैप्टन है ना। तो एक पूरे टीम का कैप्टन होता है ना एक, तो उसी तरह पूरा देश का कैप्टन आपका प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। वैसे ही देश का राष्ट्रपति पूरे भारत देश का नेतृत्व करता है। राष्ट्रपति न केवल सरकार के सबसे प्रमुख होता है बल्कि राज्य के भी प्रमुख होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, तो केंद्र का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। तो राज्य का प्रमुख कौन? राज्यपाल। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ। केंद्र का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। राज्य का प्रमुख कौन? राज्यपाल। तो वही बोला, केंद्र में नहीं बल्कि राज्य में भी उनकी प्रमुखता पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि उनके पास बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। राष्ट्रपति बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। क्या क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। इन्हें देश की एकता, क्या इन्हें देश की एकता यानी यूनिटी का प्रतीक मान। देश का एकता कौन? भैया राष्ट्रपति हो तो देश में एकता है। तो राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका भारत के संविधान की रक्षा करना है और उसे बनाए रखना है और लोगों के अधिकारों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यही राष्ट्रपति का काम है। क्या काम भैया? राज्य का सुरक्षा करो, संविधान का सुरक्षा करो, राज्य में शांति बनाए रखो, देश का रक्षा करो और लोगों के अधिकारों के लिए उसका अवसर निकालो कि क्या क्या अधिकार दिया जाएगा। सुनिश्चित करना है हमारे भारत के राष्ट्रपति को कि कौन बॉल पे कैसे खेलना है, कौन कब बैट उठाएगा, कौन राइट बॉल फेंकेगा, कौन थ्रो फेंकेगा, कौन एलबीडब्ल्यू होगा। तो ये सब कैप्टन कर रहा है ना, तो ठीक कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपति भी यही लोग करेंगे। राष्ट्रपति भी अपने हम लोग के लिए यानी भारत देश के नागरिकों के लिए ये सब शक्तियां उनको दी गई है ताकि ये हम लोग के लिए कार्य करे। और क्या बोलता है? लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। भैया लोकतंत्र है भैया, तो उसका संरक्षण भी हम करेंगे, प्रोटेक्ट भी हम हर नागरिकों को करेंगे, जिसका अर्थ है कि वे इसे सुनिश्चित करते हैं कि सरकार निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से काम करे। सरकार अच्छे से काम कर रे, अच्छे से काम कर रे, अच्छे से काम करना। ऑर्डर सलाह देगा अच्छे से काम करो, नहीं तो हटा देंगे। तो अच्छा से काम करना है। उनके पास संसद द्वारा पारित कानूनों को मंजूरी देने। राष्ट्रपति जी, हाँ ये कानून बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, बनाइए, एक नंबर। आपका सिग्नेचर चाहिए, पहले हम पढ़बो तब सिग्नेचर करबो। तो कहीं ना कहीं कोई कानून बन रहा है तो उसको मंजूरी देनी है। अच्छी को बना ना बना, मंजूरी बना, नहीं देगा मंजूरी मत बना कि अच्छा नहीं है, बुरा है। वही बोला है कि किसी भी कानून को मंजूरी देने की शक्ति संसद यानी राष्ट्रपति को प्राप्त है। और अगर उन्हें लगता है कि वे लोगों में के सर्वोत्तम हित में नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये देश की कल्याणकारी के लिए नहीं है, तो उसे फिर से सोच के आओ, फिर से एक बार पढ़ देख, आप जो संविधान बनाए, जो नियम बनाए, जो वह सही है कि नहीं, फिर से उसको पढ़िए, यानी फिर से उसको वापस भेज देता है मंजूरी पुनः विचार करने के लिए। देखिए अब क्या बोलता है, इनके अतिरिक्त ये वैश्विक मंच ग्लोबल फोरम पर भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके लिए वे विभिन्न देशों के नेताओं से मिलकर बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति देश में होने वाले महत्वपूर्ण अवसरों पर राष्ट्र को अपने विचारों संबोधित कर। अब हम कोई देश चल गए तो हम जो अपने देश की जो पहचान कराएंगे वो द्रौपदी मुर्मू के नाम से करवाएंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देश से आए हैं। क्लियर है, यानी भारत से आए। वही बोला है इनके अतिरिक्त वे वैश्विक मंच इंटरनेशनल जिसे ग्लोबल फोरम पर भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके लिए विभिन्न देशों के नेताओं से मिलकर बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति देश में होने वाले महत्वपूर्ण अवसरों पर राष्ट्र को अपने विचारों संबोधित करते और नागरिकों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते। दूसरा देश चला गया तो दूसरे देश को भी प्रेरणा देगा कि अच्छा बात बोलेगा, दूसरे देश को भी कहीं ना कहीं अपने देश का राष्ट्रपति संबोधित करेगा यानी भाषण देगा और कहीं ना कहीं दूसरे देश के साथ मिलकर भी बातचीत करेगा। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। उनका जो कमेंट किए थे उनका भी क्वेश्चन का आंसर इन्हीं वीडियो के थ्रू मिल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है,
यही बोलता है कि यह भी बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि प्रेसिडेंट दिन प्रतिदिन के सभी निर्णय स्वयं नहीं के लेते, बल्कि वे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के साथ मिलकर इन सभी को अकेले ना करता, एकदम अकेले नहीं, किसके साथ? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ मिलकर कोई भी काम वो करते हैं, अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर। कोई दिक्कत? अरे पढ़िए रहे हैं, भारत हमारा संसदीय व्यवस्था है, संसद में 3 गो आते हैं, चौथा स्तंभ आपको मीडिया का माना जाता है, 3 स्तंभ आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अब राष्ट्रपति अकेले काम नहीं करेगा, राज्यसभा लोकसभा साथ में मिलकर करेगा, क्या दिक्कत? ये भी कार्य हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है। अब देखिए राष्ट्रपति का सर चुनाव कैसे होगा? राष्ट्रपति आप एक चुनबो कैसे? इसमें तो हम वोट नहीं देते हैं कि द्रौपदी मुर्मू बनेगी, ये बनेंगे, वो बने, आखिर चुनता कैसे है? आखिर राष्ट्रपति कैसे बनते हैं? देखिए क्या बोलता है इसमें, यही बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और नियुक्ति की प्रक्रिया को समझना भी आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है भैया? कि यह चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे होती है, कैसे होती है? तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसकी योग्यता, चुनाव से पहले उसकी जिम्मेदारी, उसकी योग्यता को देखेंगे, क्या है इसमें योग्यता कि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती हैं? कुछ तो योग्यता होना चाहिए ना, पढ़बेन कर भी लिखबेन कर, हम राष्ट्रपति बनेंगे, यही लक्षण यश बनाएगा राष्ट्रपति, योग्यता होगा, राष्ट्रपति बनेंगे सर तो खोखरा है का? बोलिए खाली राष्ट्रपति बनाइए, खाली मॉनिटर बनाइए सर, तो मॉनिटर क्यों? कुछ योग्यता होना चाहेगा तब ना। अब क्लास में जो बच्चा खूब हल्ला करता है ओकरे मॉनिटर बना दे, क्लास शांत रहेगा? तो वहां ये हल्ला वाली बात नहीं। देखते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। योग्यता, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता के रूप में किसी व्यक्ति को सबसे पहले तो भारत के नागरिक, हाँ भारत के हैं तो राष्ट्रपति बनने लायक हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष पूरा कर लिया रे, हाँ भारत के ही, हाँ तो ठीक हो, तू राष्ट्रपति बन सकूं ही, तोर में पहला योग्यता यह हो कि तू 35 साल पार कर गया, भारत के नागरिक हो गया, तो तुम भारत के राष्ट्रपति बनने लायक हो। और लॉ द्वारा कही हुई अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करना, और जो जो नियम कानून है वो सारी योग्यताओं को पूरा करे तो वो एक राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे भैया चुनाव, योग्यता देख लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। अब सर योग्यता तो मेरे भरपूर है, पूरे योग्यता है सर, जिम उम जाके पूरा एकदम योग्यता पढ़ लिख के एकदम योग्यता बना लिए हैं, 35 साल पार कर लिए, भारत के भी हमें। अब बताइए आगे क्या प्रोसेस है? तो चुनाव करो, फिर चुनाव लड़ो, देखते हैं चुनाव में क्या होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव एक, मैंने राष्ट्रपति बोल रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद, राज्यसभा, लोकसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं और विधानसभा, ये तीनों सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, तीनों सभा, ये तीनों सभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए चुना गया भैया, सबको चुन लिए, अब क्या? अब नाम लिखो, कौन कौन राष्ट्रपति पद पर नाम लिखो, लिखते हैं नाम। अब क्या होता है, इस पद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को संसद या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा नामित किया जाता है। नाम लिख दिया सब रे? हाँ लिख दिए, ठीक है। देखते हैं, एक व्यक्ति खुद भी इस चुनाव के लिए अपना नामांकन अकेला व्यक्ति भी अपना चुनाव के लिए, हम भी लड़ेंगे सर, अकेले लड़ेंगे, नाम दो, दे दिए। क्या बोलता है कि भैया इसके लिए राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपना अपना नामांकन करवा सकते हैं। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव में सब अपना अपना नामांकन करवाएं, ठीक उसी तरह राष्ट्रपति के चुनाव में भी लोग अपना अपना नामांकन करवा रहे हैं। अब क्या होगा, नामांकन करवाने के बाद अब होगा वोट, यानी होगा मतदान। अब देखिए चुनाव एक गुप्त मतदान के माध्यम से, हम भाग नहीं लेंगे, हम नहीं जानते भाग कौन लेगा, राष्ट्रपति का चुनाव में भाग नहीं ना लेते हैं, नहीं,
हम भाग नहीं लेंगे। माध्यम से किया जाता है, जहां निर्वाचक मंडल के सदस्य अपना वोट डालते हैं। जो जो मेंबर असेंबली में सेलेक्ट हुए हैं सब अपना अपना वोट डालेगा। प्रत्येक सदस्य के पास उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली जनसंख्या के आधार पर वोटों की एक निश्चित, अब देख भैया 50 गो आदमी है, 50 गो की वोट आदमी जीतेगा कौन? जो 26 लाएगा। राष्ट्रपति बनेगा कौन? जो 26 लाएगा। वही है भैया, जनसंख्या के आधार पर वोटों की एक निश्चित संख्या होती है। क्लियर? देखिए अब वोटों की गिनती शुरू हो गई। वोटों की गिनती की जाती है और जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे विजय घोषित कर दिया। हमारा 50 गो में हम 26 ले लिया तो हम भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे, यानी हम विजय हो जाएंगे। इसकी नियुक्ति कैसे होगी? देखिए जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो किसी एक उम्मीदवार को विजेता घोषित, तू जीत गया रे, तुम विजेता बन गया, राष्ट्रपति तुम बन गया। अब जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे चीफ इलेक्शन कमीशन, आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार और जनता को चुनाव के परिणाम के बारे में सूचित करते। जनता सुन ले का कि तो भारत के राष्ट्रपति बन गलो, कौन बनलो? जो सबसे ज्यादा वोट ले लो, कौन? ये द्रौपदी मुर्मू। अब हम लोग को कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन द्वारा हम लोग सारे जनता को पता चल गया कि भारत के नई राष्ट्रपति कौन? नई द्रौपदी मुर्मू। तो चीफ इलेक्शन घोषणा कर दिया, जनता के चुनाव के परिणाम को सूचित कर दिया, चुनाव हो गया, जीत गया तुम, जा। क्लियर? हाँ सर, योग्यता भी पा लिए, नाम भी दे दिए, चुनाव भी दे दिया, अब क्या करेंगे? शपथ लो बाबू। शपथ कहां लिया है तुम? शपथ नहीं लेगा तो तुमको जो मन करेगा सो तुम करेगा। शपथ लेना जरूर, ठीक है। देखते हैं शपथ क्या करता है। शपथ ग्रहण करेगा। पहले योग्यता लिया, योग्यता को देखें, उसके बाद नामांकन करवाया, नामांकन राष्ट्रपति की योग्यता को देख रहे हैं, नामांकन करवाया कि हम राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं। पहले योग्यता होनी चाहिए, फिर नामांकन होना चाहिए, फिर मतदान होना चाहिए, फिर जीत होना चाहिए। ये सब हम कर लिया। अब क्या होगा? शपथ लेंगे। शपथ लेगा। नवनिर्वाचित जो जीतने की अधिसूचना के बाद वे एक औपचारिक समारोह में पद की शपथ लेते हैं। भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या करें? तू जीत गया रे, हाँ सबके बोल दिया ने। चल अब तो आया कौन? स्वतंत्र न्यायपालिका, जिस पे किसी का हाँ खड़ा हो। यस सर। अब शपथ लो। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करते हैं? तो हमारे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर अपना पद ग्रहण करते हैं और शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति अपने पद पर, अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ठीक है सर, सब चीज कर लिया। अब कितना साल तक हम काम करेंगे? सबको अपना अपना पद के बारे में जानना है कि हाँ तो इतना साल तक काम कर सकते हैं। देखिए कितना साल तक काम कर रहे हैं, तो इनकी हो जाएगी कार्यकाल। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा 2 कार्यों के लिए फिर से चुनाव जाए, मतलब कि एक राष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, तीसरी बार नहीं बन सकते। मतलब कि जो भी राष्ट्रपति एक बार बना वो दोबारा ही बन सकता है, तीसरा नहीं बन सकता है। यानी जैसे अब की बार मोदी सरकार, मान के चलिए तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जितना बार चाहे बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति एक आदमी सिर्फ 2 ही बार बन सकता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। का चयन, सभी के लिए यह जानना भी बहुत जरूरी कि प्रधानमंत्री का चयन सीधे नागरिकों के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा उन्हें चुना जाता है, जिसको हम लोग चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भेजते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको, उसी के द्वारा चुना जाता है आपका राष्ट्रपति। इसमें हम लोग भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग हम लोग नहीं लेते। अब देखिए बना दिए, अब इसको क्या क्या पावर देंगे सर? अब मेरे पास क्या क्या पावर आएगा सर? तो देखिए क्या क्या पावर है। भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सारे आवश्यक कार्य व शक्तियां होती है। अब क्या क्या होती है? जैसे वो राज्य का प्रमुख होता है, बताएं, यानी राज्यपाल।
पहला है राज्य का प्रमुख। राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। वे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और एकता और अखंडता के रूप में कार्य भारत के लिए भी काम करेगा और इंटरनेशनल कहीं विदेश भी जाएगा भारत के लिए काम करने के लिए, तो राष्ट्रपति जाते हैं और अपने भारत के बारे में क्या क्या जो अच्छा उपाय होता है, क्या क्या एकता बनाने की कोशिश करते हैं, विदेशों से संबंध अच्छा स्थापित करने की कोशिश करते हैं। राज्य का प्रमुख भी होता है राष्ट्रपति। कैसे होता है? जैसे देश का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल आपकी राज्य का प्रमुख होगी, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। उसको हम लोग देखेंगे आगे जब सेमेस्टर अच्छा जब अच्छे से पढ़ेंगे तब। अब क्या बोलते हैं, ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन कंपटीशन 1 लाइनर जो आप एग्जाम लिखिएगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 52 में आता है, हम लोग डील करेंगे। क्या बोलता है? कार्यकारी शक्तियां। अब इनके पास क्या है भैया? कार्यकारी शक्तियां। देखें, इनके पास कार्यकारी शक्तियां होती है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सुचारू रूप से कार्य करे। यह चुनाव परिणामों और सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुन लिया कि तुम प्रधानमंत्री के लिए खड़ा हो। अब प्रधानमंत्री जब जीत जाएगा तो प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। जल मंत्री, परिवहन मंत्री, कपड़ा मंत्री, रोजगार मंत्री, जो जो मंत्री होता है वो सारे मंत्रियों का जो नियुक्ति करेगा वो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। यानी जब प्रधानमंत्री कहेगा तो एकरा चुन, ठीक है चुन लिए, तो ओकरा चुन लिए, एकरा ही बना लिए, ओकरा वो कर लिए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो बोल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके राष्ट्रपति करेंगे। ये होती है कार्यकारी शक्ति। अब क्या है विधायी शक्ति? क्या भैया? राष्ट्रपति विधायी शक्तियां में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या? वे संसद के सत्रों को शुरू व खत्म करते हैं और कुछ स्थितियों में लोकसभा को भी बंद कर सकते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयकों को कानून में बदलने पर अब देख भैया, लोकसभा हमको समझ में नहीं आया, लोकसभा बंद कर, अभी कोई सत्र ना बैठता, बंद कर। तो लोकसभा को भंग किया जाता है लेकिन राज्यसभा को नहीं। अब लोकसभा में कोई भी सत्र चल रहा है और राष्ट्रपति को समझे में नहीं आ रहा, तो क्या बोलेगा? ए बाबू, अभी ये बैठक उठक मत कर, तो अभी बंद कर दे, बाद में करियो जब हमारा मूड अच्छा रहता था। लड़ाई कर लिया कन्या से, अभी हटाओ लोकसभा, अभी हटाइए, अभी यहाँ नहीं चलेगा, ऐसे मेरा मूड खराब है, मूड ऑफ के स्टेटस लगा देंगे राष्ट्रपति और उसके बाद ना कुछ उसको अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब कोई भी कानून बनेगा तो वो कानून, देश में अगर कोई भी कानून बनेगा तो वो कानून को बदल भी सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। अब देखिए क्या बोलता है न्यायिक शक्तियां। हम आपको राष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं। न्यायिक शक्तियां क्या है? इनके पास कुछ अपराधों के लिए दोषी सिद्ध ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमा करने, कम करने या सजा देने की शक्ति है। वे भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं। हमारा फांसी लग गया, फांसी माफ करा देना। आगे देखेंगे क्या, पहले समझिए ये क्या बोला है। इनके पास कुछ अपराधों के लिए दोषी सिद्ध ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें कम करने या जो भी सजा है उसको कम करना, सजा देने की शक्ति भी उन्हीं को दिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की, ठीक उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। सजा को कम करेंगे, सजा को माफ करने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास है। अब राजनयिक शक्तियां क्या है? ये अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे विदेशी राजदूतों और उच्च स्तरीय व्यक्तियों का स्वागत करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंग्लो इंडियन।
अब हम लोग विदेश के साथ अच्छा संबंध स्थापित करेंगे, इसीलिए हम लोग विदेश घूम घूम के फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन एम्बेसडर और उच्च स्तरीय व्यक्तियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे भारत में। जो भी विदेश से आते हैं ना, तो उसका स्वागत हम राष्ट्रपति ही करते हैं। कोई भी विदेश से अगर विदेश मंत्री आते हैं भारत में, तो उसकी स्वागत हम लोग राष्ट्रपति के द्वारा ही करते हैं। अब देखिए, आपातकाल हम लोग पढ़ लिए। अब आपातकाल क्या, 3 आपातकाल हम लोग पढ़े थे, वही तीनों आपातकाल किसके पास है शक्ति, तो हमारे राष्ट्रपति के पास है। देखिए क्या बोलता है कि युद्ध, लड़ाई हो गया, आंतरिक कलह, घरे लड़ाई हो रहा है, जैसी आपात स्थितियों के समय राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकता है। उनके पास देश की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार। बताएं, आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, ये सब हम लोग की जो थी वो आपातकाल की शक्तियां किसके पास है, तो वो राष्ट्रपति के पास है। हम लोग राष्ट्रपति को शक्ति भी दे दिए। अब देखिए क्या करता है राष्ट्र, हम बताएं कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करेगा। वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। वही लिखा है कि एक आम चुनाव जो अभी होने वाला है, एक आम चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, तो राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकांश सीटें वाले राजनीतिक दल या गठबंधन वाली सरकार के नेता को प्रधानमंत्री के नियुक्त कर सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री जो है वो अपना ये दे दे, इस्तीफा दे दे, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि लोकसभा में दूसरा जो सबसे ज्यादा बहुमत पाने वाला जो दल होगा, यानी गठबंधन की सरकार जो होगी, या फिर जो दूसरा सबसे ज्यादा वोट मिला होगा, जो मत से जीता होगा, तो राष्ट्रपति उसको अन्य प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। वो राष्ट्रपति के पास है। अब मंत्रियों की नियुक्ति बताएं कि प्रधानमंत्री की सलाह से हमारे राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। वही लिखा है कि ये प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री व्यक्तियों को मंत्रियों के रूप में सेवा करने की सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति उनकी नियुक्तियों को मंजूरी देते हैं। अभी बताएं कि प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा उसको मंत्री बनवा सकता है, और परामर्श यानी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। आगे देखिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है संसद को बुलाना और सत्रावसान करना। इनके पास संसद को सत्र बुलाने और समाप्त करने का अधिकार है। ये प्रत्येक सत्र की शुरुआत की मांग कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो सत्र को भी समाप्त कर। अरे बुला तो बुला, सत्र बुला रहा है तो राष्ट्रपति के पास बुला उसको, किसको, राज्यसभा बुला, लोकसभा बुला तो भागल चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सत्र बुलाएगा और उसका बैठक, अरे यार ना समझ में आता है, काम कर, बंद कर, बेकार बोले बंद कर, तो कहीं ना कहीं सत्र को समाप्त बंद कर यार, झूठो बोले लिए तो इनके कचर तो इन अपने करे थे कचर, तो क्या करेगा, द्वितीयाल भाग जाएगा तो बंद है, हम जाइए बंद कर तो ये सब कचर। तो कहीं ना कहीं वो सत्रावसान भी कर सकता है और सत्र बुला भी सकता है, बैठा बुलाओ सब बैठा यहाँ हमारे सामने, तो ये अधिकार किसको, राष्ट्रपति को है। अब बताएं, लोकसभा एक ही है कि लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा को नहीं। वही बोला है कि कुछ परिस्थितियों में जब सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं और नया चुनाव कर सकते हैं। अब हमारी सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, सुतल है दिन भर, नया एकदम सुतल है दिन भर, तो क्या हुआ है कि नहीं ठीक से काम कर रहा है, सरकार ठीक से चलिए रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा को भंग कर देगा और फिर से उपचुनाव करवाएगा, नया चुनाव करवाएगा। तो ये सब कुछ हमारे राष्ट्रपतियों के बारे में जरूरी जानकारी थी जो मैं आपको दे रहा हूं। और भी 2 पॉइंट है, उसके बाद हम होप करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप लोग को राष्ट्रपति भी अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग का मार्क्स भी अच्छा आ जाए। क्या बोलता है, अध्यादेश जारी करना। अब अध्यादेश जारी करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि बहुत ही आवश्यकता होने की स्थिति में या जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इन अध्यादेश को उतना ही प्रभाव होता है जितना कि संसद द्वारा पारित की। अब मान के चल राज्यसभा लोकसभा नहीं, या देश में आज जरूरी राज्यसभा और लोकसभा घरे नहीं है, गर्मी के दिन में चल गया गर्मी की छुट्टी मनाने, और देश को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, या फिर संविधान में कुछ बदलाव करने का जरूरत है, या फिर कुछ नया नियम बनाने का जरूरत है।
और राज्यसभा अपना नानी घर चल गया गर्मी में, लोकसभा अपना नानी घर चल गया गर्मी की छुट्टी मनावे ले। हजारीबाग का गर्मी है, एसी नहीं था तो चल गया एसी वाला घर में। अब क्या करेगा, राष्ट्रपति रह गया अलग। अब वो क्या करेगा कि उस समय देश को नियम बनाने का जरूरत है तो अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी राष्ट्रपति अकेले अपने दम पर उस देश के लिए नियम बना सकता है। इसी को हम लोग अध्यादेश जारी कहते हैं या अध्यादेश कहते हैं। और यह नियम उतना ही काम करेगा जितना लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके तीसरी राष्ट्रपति बना के करेंगी, ठीक उसी तरह यह भी नियम उतना ही अकेले राष्ट्रपति के द्वारा काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं। बताएं राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र में प्रमुख राष्ट्रपति, राज्य प्रमुख राज्यपाल। वही राज्यपाल की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करेंगे हर राज्यों में। वही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य स्तर पर और केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपाल है वो राज्य स्तर पर भी काम करेंगे और केंद्र सरकार के स्थिति प्रतिनिधियों के रूप में भी कार्य, यानी केंद्र सरकार का भी काम करेगा और राज्यपाल का यानी राज्य का भी काम करेगा। एंड विविध शक्तियां क्या है भैया कि इनके पास कई अन्य महत्वपूर्ण शक्तियां भी होती है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना भैया, न्यायाधीशों को हटाने और पदक, सम्मान और पुरस्कार देने की शक्ति है। नोबेल पुरस्कार बोल सकते हैं, या फिर जितने भी परमवीर चक्र, वीर चक्र, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सब जो पदक मिल रहा है वो सब कौन देगा, तो आपका देगा सुप्रिय राष्ट्रपति। पदक देगा, गोल्ड मेडल देगा, सम्मान देगा, पुरस्कार देना, ये सब जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति। भारत में जितने भी सम्मान दिया जाता है वो राष्ट्रपति के हाथों द्वारा दिया जाता है। अब क्या है, एक तो जो लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। क्या क्या इनकी शक्तियां हैं? अब जैसे भैया इनका शक्तियां हैं विधेयकों पर स्वीकृति। कुछ भी नियम कानून बनेगा तो उसको ये स्वीकृति देगा कि हाँ बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। विधेयक हम बताए थे यानी बिल, यानी नियम और कानून। इनके पास संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने की शक्ति। अच्छा बन रहा है तो राज्यसभा और लोकसभा कोई भी बिल बनाएगा, कोई भी नियम बनाएगा तो उस पर ये हस्ताक्षर कर सकते हैं, यानी मंजूरी दे सकते हैं। अदरवाइज राष्ट्रपति को स्वीकृति मिलते हैं कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक देश में कोई भी नया नियम और कानून नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, हमको पसंद नहीं आया ये कानून जो तुम लोग बना रहे हो राज्यसभा मिलके, वो हमको पसंद नहीं आया, तो क्या करेगा, फिर से वापस ले जाओ, अब फिर से तुम लोग पुनः विचार करके फिर से लाना मेरे पास, तब हम कुछ उपाय कर सकते हैं। तो वही किया, पुनर्विचार करने के लिए संसद को वापस कर सकता है। हमको पसंद नहीं है, फिर से तुम लोग जांच पड़ताल कर लो, कहीं कोई गलत तो नहीं है, कुछ लिखा हुआ तो गलत नहीं है, तो वो फिर से वापस भेज सकता है। विधेयक यानी बिल। चलिए, सहमति को रोकना, अब मतलब क्या है, राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक पर अपनी असहमति वापस लेने की शक्ति भी होती है। ऐसे मामले बिल कानून नहीं बनता है। हालांकि राष्ट्रपति की अनुमति रोकने की शक्ति कुछ संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है। अब कुछ कुछ ऐसी शक्ति है, ऐसा नियम है जो राष्ट्रपति रोक सकती है। ऐसे हालांकि उसको रोकने का अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी परिस्थिति में कोई भी नियम कानून बनने से राष्ट्रपति रोक सकती है। जैसे उसके पास है वीटो पावर, इनके पास संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेने की शक्ति है। मतलब कि हम गलती से मान के चलिए किसी को हम मंजूरी दे दी कि ये नियम बना, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलती, नींद में थे, हम बोल दिए कि बना। जब मेरा नींद आया तो कहा नहीं ये खराब है, ये हमारे देश की जनता को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको वीटो पावर देने की शक्ति है। मतलब फिर से संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेने की शक्ति है, फिर से वो वापस ले लेगा, जिसे हम लोग वीटो पावर कहेंगे। कोई भी नियम कानून अगर भारत सरकार यानी राष्ट्रपति के द्वारा बनाने के बाद उसे वापस लेने को ही हम लोग क्या कहेंगे, वीटो पावर कहेंगे। पॉकेट वीटो के रूप में जाना, और इसे पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है। और यह बिल को कानून बनाने से प्रभावित को रोकता है। अब ये जो बिल है भैया वो कानून बन गया, और हो सकता है कहीं ना कहीं गलत कानून है, तो वो कानून गलत कानून बनने से रोकता है।
अब देखिए, भारत की न्यायिक राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है भैया, ये क्या करता है, याद रखिएगा, ये बहुत है जरूरी कि राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियां, क्षमादान, क्षमा करना, क्या क्षमा करना, राष्ट्रपति के पास कुछ के लिए ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमा, दमन, राहत या दंड की छूट देने का अधिकार होता है। इस शक्ति का प्रयोग कुछ असाधारण मामले में किया जाता है, जहां राष्ट्रपति का यह मानना होता है कि इस प्रकार के मामलों में फांसी पर चढ़ा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा दे दिया, क्या कर दिया, फांसी का सजा दे दिया, तो वो फांसी का सजा राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। दामिनी हत्याकांड 2012 में हुआ था, दिल्ली वाला, तो कहीं ना कहीं उसमें जो नाबालिग था उसको फांसी पे सजा चढ़ाया जा रहा था जब उनके 18 साल बाद हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसकी मां बोली राष्ट्रपति के पास कि सरकार इसका माफी का सजा कम कर दो, फांसी का सजा माफ कर दो, भले उम्र कैद दे दो लेकिन फांसी का सजा माफ कर दो। तो इसी से हम लोग को ये पता चलता है कि फांसी का सजा किसके पास है, माफ करने का अधिकार वो राष्ट्रपति के पास है। देखिए आगे बढ़ते हैं, सजा को बदलना। अब क्या बदलना है भैया, कि मृत्यु हो रहा है, मतलब किसी को मृत्यु दंड दिया गया, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ही गंभीर सजा दी गई है तो राष्ट्रपति उससे सजा में बदलाव कर सकता है। अभी उदाहरण के लिए यदि किसी को मृत्यु दंड या फांसी की सजा दी जाती है तो राष्ट्रपति उस सजा में बदलाव करते उसे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। अगर फांसी का सजा माफ हो जाएगा तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। तो ये माफ कौन करेगा, तो हमारे राष्ट्रपति। अब क्या करेगा, सजा में कमी भी करेगा। सजा में कमी का मतलब क्या है, देखिए इनके द्वारा सजा की प्रकृति को बदले बिना ही सजा की अवधि को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कि अगर किसी को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है तो भारत के राष्ट्रपति से घटाकर 3 साल कर देगा। 5 साल नहीं, काम कर 3 साल दे दे, तो कौन, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। किसी को 5 साल का सजा है तो उसको घटा के 3 साल कर देगा। राहत, सुकून, जिसको हम लोग बोलते हैं, सुकून देने का भी अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। अब कौन सा सुकून, इनके द्वारा किसी भी सजा को देने में देरी की जा सकती है। अरे अभी 2 दिन के बाद दियो सजा, अच्छा 2 दिन आराम से सुतले उठले और बाद सजा दी, तो देरी की जा सकती है ऐसी स्थितियों में जहां आगे की जांच या कानूनी कार्रवाई चल रही हो। जैसे किसी व्यक्ति की फांसी की सजा होने वाली हो लेकिन उसके लिए कोई और कार्रवाई चल रही है तो इनके द्वारा सजा में देरी की। अब हमें फांसी की सजा मिल गया, कोर्ट फांसी का सजा सुना दिया और मेरे अगेंस्ट कुछ और काम हो रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, रुक जो 2 दिन आराम से तू सुत ले यार, उसके बाद फांसी पर चढ़ी, तो फांसी का सजा कम कर सकता है। और क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के पास न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने या अदालती फैसलों को बदलने का अधिकार नहीं है। वो कोई भी फैसला नहीं बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट का। अगर फांसी का सजा माफ कर सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिया हुआ जो भी फैसला उसको बदल नहीं सकता है, परंतु ये केवल असाधारण परिस्थितियों में दया या राहत देने के लिए अपनी इन सभी का प्रयोग कर सकते, बस दया करने के लिए और राहत देने के लिए ये सब हमारे राष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का सुनाया हुआ फैसला को बदल नहीं सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इससे आपकी 10 नंबर आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद करता हूं ये राष्ट्रपति और प्रस्तावना के या संविधान की विशेषता आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग के लिए सारा चीज मुफ्त में दे रही है। जो 12th पास किए हैं उन लोग को भी यही बोलूंगा कि JH एग्जाम्प्लेक्स से आप लोग फ्री में तैयारी कर सकते हैं। मैं अंकुर कुमार रॉय फिर से मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।